हाँ तो भैया, संविधान के प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है? उद्देशिका प्रस्ताव को माना जाता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 में। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान की फिर बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब भारत की प्रस्तावना में प्रियम्बल में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वें संशोधन के हिसाब से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ है। ठीक है भाई साहब, ओके। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई और संविधान लिखना शुरू हुआ, और 1789 में अपना लिया गया। ठीक है, ये हो गया। सबसे छोटा संविधान अमेरिका है, केवल 7 धाराएं हैं। सबसे छोटा संविधान अमेरिका है, केवल 7 धाराएं हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है भाई साहब, ओके। भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान कितने अध्याय, चैप्टर, पार्ट, भाग में विभाजित किया गया है? तो मूल रूप से 22 भाग थे, बट यूपी में पूछा गया था, वहाँ 25 ही था ऑप्शन में, तो वो ले लिए थे, बट मूल रूप से 22 भाग ही थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। 389 सदस्य थे। 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। 299 सदस्य रह जाते हैं। ठीक है, ओके। 299 सदस्य रह जाते हैं 90 जाने के बाद, और 299 में 15 महिलाएं थी। ठीक है भाई साहब, ओके। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात पर था? तो 10 लाख के अनुपात पर था। ठीक है, एक प्रांत पर 10 लाख, ओके। अब भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का रूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वर्तमान स्वरूप, राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप पिंगली वेंकैया ने, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, अब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा झंडा गीत है, जिसको लिखा था श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने तैयार किया था। क्लास 7, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय से ग्रीनविच समय में क्या अंतर होता है? रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट में किसका आंसर सही है? 4 मिनट का सही होता है। अब बताइएगा, ये है हमारे पास ये ग्लोबल, एक ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच का 4 मिनट, फिर इसके बाद जो है ये रहा, फिर ये रहा, इनके बीच का जो है 4 मिनट है। देशांतर रेखा समय निर्धारित करती है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360 होती है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर कॉल्ड एज मानक रेखा। ठीक है, अभी अक्षांश नहीं, 0 डिग्री मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, संख्या 360 होती है, पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। ठीक है,
लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360 होती है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, 24 घंटा बराबर 1440 मिनट, एंड 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। यही है। इधर जाने पर ऐड होती है, इधर जाने पर पॉजिटिव है, और इधर जाने पर निगेटिव है। ठीक है। तो अब देखिए, भारत की समय रेखा 82 भारत की मानक समय रेखा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी माने इधर देखिए होता है ईस्ट, इधर होता है पश्चिम में पाकिस्तान, तो ईस्ट में है अपना भारत गोलार्ध के। तो अब देखिए ये इसीलिए हो गया 82 डिग्री। अब इसको देख लिया जाए, 82 × 4, फिर 1/2 × 4, फिर जोड़ दिया 328 धन 2 बराबर 330 मिनट। ठीक है। भारत के मानक समय को ग्रीनविच रेखा से कितनी दूरी पर है? 5.5 घंटे की दूरी पर है। वही 3 आवर 30 मिनट, वही चीज़ 330 मिनट। नो नो नो, 3 आवर 30 मिनट मतलब हो गया, हाँ नहीं 6 आवर 30 मिनट हुआ। 5 आवर, गलत, बहुत गलत बोल रहा हूँ। 5 आवर 30 मिनट और 330 मिनट हुआ। ठीक है। 5.30 ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ईस्ट में है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, यानी तेज होगा, मतलब ज़्यादा होगा, ग्रीनविच समय रेखा से ज़्यादा इतने घंटे। पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स, समदाब रेखाएं, या आइसोबेरिक लाइन, समताप रेखाएं, आइसोटोप्स। तो इसका आंसर है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। 2 टाइप ऑफ लाइन एडॉप्ट की गई हैं, 2 टाइप ऑफ लाइन एडॉप्ट की गई हैं। लैटिट्यूड, ये देखिए हो गया जो समांतर हैं ये लैटिट्यूड है, और ये हो गया ये लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। नॉर्थ से साउथ, और ये है वेस्ट से ईस्ट। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर के दिन को और रात के समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरदकालीन विषुव, ऑटोमनल इक्विनॉक्स, खगोलीय विषुव, एस्ट्रोनॉमिकल इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं? विश्व की सभी अंगों में 23 सितंबर के दिन को रात दिन की लंबाई समान को शीतकालीन विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को लेकिन ग्रीष्म विषुव में होती है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो इसमें देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा, अक्षांश, कर्क रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा, अक्षांश, प्रिंसिपल, मिड लाइन, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लॉन्गिट्यूडनल, इक्वेटर, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले इसमें आंसर क्या है? प्रधान, सभी युग्म सही हैं। आंसर है सभी युग्म सही हैं। देशांतर रेखाओं को क्या कहा? देशांतर रेखाओं को रेखांश कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अच्छा, रेखांश कहा जाता है। पोंग डोम बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। BEAS, व्यास नदी पर है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है, विपाशा बसु नहीं। ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से होता है। सतलज नदी में हरि के बैराज में मिल जाती है। ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। सतलज में हरि के बैराज में मिल जाती है। सतलज राकस झील तिब्बत से मिलती है। सतलज राकस झील से तिब्बत से निकलती है। जहाँ सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर है,
वहाँ से भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, वहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा बांध भारत में भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, कोसी बांध है। तो सबसे लंबा बांध है 4.7 किलोमीटर, 4700 किलोमीटर, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर पड़ता है। ये नदी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। ठीक है। सरदार सरोवर डैम का निर्माण किस नदी पर है? ताप्ती नदी, माही नदी, चंबल नदी, तो नर्मदा नदी आंसर है। नर्मदा नदी गुजरात में बना है। और सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता वाला बांध है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और फिर उद्गम अमरकंटक पहाड़ी में एमपी से होता है। उपनाम कुछ होगा, रेवा है, उपनाम रेवा है, कुछ होगा। एमपी की जीवन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। किस राज्य की कोई सीमा नहीं है, कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आंसर है राजस्थान। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इधर है गोवा, इधर है फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। फिर ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक। पश्चिमी घाट पर उत्तर से दक्षिण में तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। पश्चिमी घाट पर उत्तर से दक्षिण में तटीय सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हैं। पूर्वी घाट में बनाने वाले राज्य तटीय सीमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला गुजरात बनाता है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात करता है। ठीक है। बगलिहार परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर है। चिनाब का प्राचीन नाम असिकनी है। बगलिहर परियोजना को लेकर कौन से 2 देशों के बीच विवाद है? भारत एंड पाक। खाना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। निम्न में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जौ, मक्का, गन्ना, गेहूँ। आंसर इज, इसी के साथ आप 5 करोड़ रुपए जीत गए हैं। गन्ना। भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी का। विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है ब्राज़ील का। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। शक्कर का प्याला किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? मुजफ्फरनगर को कहते हैं। भारत में चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर पहले महाराष्ट्र था, अब यूपी हो गया है। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रॉयड्स। पुष्यल तारा टेल्ड स्टार। उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं। जो सूर्य या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या सूर्य ब्रैकेट में तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, ग्रह प्लैनेट्स कहलाते हैं।
ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? कैपलर ने दिया था। किसने दिया था? कैपलर ने दिया था। ग्रहों के गति की खोज कोपरनिकस ने दी थी। ग्रहों के गति की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अब 8 ग्रह हैं। पहले 8 था। कौन सा ग्रह बौना ग्रह कहा गया? खत्म कर दिया गया। सौर मंडल से प्लेटो को सूर्य का चक्कर नहीं कर पाता तो हटा दिया गया। ठीक, प्लेटो को। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। हिंदू धर्म में सबसे पहले कुछ भी काम किया जाता है तो किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की पूजा करते हैं। और गणेश भगवान के लिए बुधवार के दिन पूजा करते हैं। तो सबसे पहले बुध यानी सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह इसे कहते हैं। फिर इसके बाद एक दिन छोड़िए, फिर आ गया बृहस्पतिवार, छोड़ दीजिए, फिर शुक्रवार आया दूसरा ग्रह शुक्र। फिर इसके बाद एक दिन और छोड़िए, फिर आ गया तीसरा ग्रह। तीसरा ग्रह आ गया, फिर उसको बोलते हैं, एक दिन और छोड़ दीजिए, फिर हो गया रवि खाली। पृथ्वी पर ही होती है, पृथ्वी पर ही होती है क्या है? रविवार। रविवार, अच्छा एक दिन और छोड़ें, शुक्र के बाद रविवार, तो रविवार को भी खाली छोड़ दिया है ना। रविवार पर पृथ्वी पर ही होता है। ठीक, तो पृथ्वी हो गया। नहीं, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी हो सकता है, पता नहीं, पृथ्वी पर ही होता है। फिर इसके बाद आता है, एक दिन और छोड़े तो आ गया मंगल, है ना। बृहस्पतिवार, रविवार को छोड़े, फिर सोमवार, रविवार को छोड़े, फिर सोमवार को छोड़े तो रविवार, मंगलवार आ गया, मंगलवार को, बुधवार को छोड़े तो बृहस्पतिवार आ गया। ठीक, फिर बृहस्पतिवार में शुक्रवार को छोड़े तो आ गया शनिवार। फिर इसके बाद अरुण और वरुण। वरुण को प्लेटो ग्रह कहा जाता है या बौना ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो आंसर आपका है शुक्र। सूर्य में सबसे दूर ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। यूरेनस, जुपिटर और प्लेटो के बीच देखा गया। निम्न में सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है बुध। फिर इसके बाद सूर्य के, बुध को बोलते हैं मरकरी। फिर इसके बाद जो है पृथ्वी का हो गया अर्थ। फिर शनि को बोलते हैं सैटर्न। फिर मंगल को बोलते हैं मार्स। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 3000 डिग्री, 5000 डिग्री, 7000 डिग्री और क्या 6000 डिग्री। तो आपका उत्तर है 6000 डिग्री। सूर्य के संगठन में तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस। सूर्य के संगठन में सहायक हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार जी। चलिए, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध मंगल, मंगल शुक्र, बुध शुक्र। ठीक, तो बुध मंगल, मरकरी एंड मार्स, बुध शुक्र, मरकरी एंड वीनस। तो आपका आंसर है, देखिएगा ध्यान से, बुध एंड शुक्र। बहुत बढ़िया, शानदार। क्लास 9, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला है। तो कहाँ से कहाँ के बीच फैला है यही देख लेते हैं। सबसे पश्चिम पॉइंट है गौर माता, गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट में। फिर ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है बूथू, अरुणाचल में प्रदेश में है। ओके, पश्चिम में, सबसे पश्चिम में पॉइंट है। फिर JNK में सबसे उत्तर में है सबसे पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट। तो पूर्व से पश्चिम में कैसा फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब नॉर्थ में कैसे फैला है? नॉर्थ में फैला है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक देशांतर में। ठीक है, और ये इधर जो बोलेंगे ये पूर्वी देशांतर, वो पूर्वी देशांतर, हाँ ये वाला तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ठीक, और ऊपर में JNK में इंदिरा कौल में है। और नीचे कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट में इंदिरा पॉइंट
थिगमेलियन पार्सल। मुख्य भूमिका, अंतिम पॉइंट कन्याकुमारी। ठीक है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट, पता नहीं होगा वही होगा। नॉर्थ से साउथ के बीच जो दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और वेस्ट से साउथ में है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 2933 किलोमीटर। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत श्रीलंका के बीच है। भारत पाक को बांटने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन निर्धारण करती है। 17 अगस्त 1947 को किया गया बाय रेड क्लिफ। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा के मानचित्रों की अदला बदली की है हाल ही में? बांग्लादेश के साथ। जून 2015 में भारत ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भारत को कुछ क्षेत्र दिए। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दिए, बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दिए। बहुत बढ़िया, शानदार। बांग्लादेश को छूने वाले भारत के राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बंगाल। 5 राज्य बांग्लादेश को छूने वाले 5 राज्य हैं भारत के प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जी, आगे बताइएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो राजस्थान है। राजस्थान का ये एरिया बता दिए हैं 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर एमपी है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। पतन बंदरगाह भटकल कहाँ पे है? कर्नाटक में। सल्लेपी वर्तमान नाम अलप्पापुड़ा केरल में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर मानचित्रों की अदला बदली की? बांग्लादेश। जून 2015 में भारत ने बांग्लादेश को, ये तो हो गया, एक बार हो चुका है। ठीक। निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय या निम्न हिमालय, इसके बीचों बीच में दून यानी देहरादून या द्वार यानी हरिद्वार बनते हैं। देहरादून या हरिद्वार बनते हैं। शिवालिक आंसर है आपका, शिवालिक। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या कृष्णा है, क्या कावेरी है, क्या नर्मदा है, क्या गोदावरी है? तो आपका आंसर है प्यारे बच्चों गोदावरी। बहुत बढ़िया। पॉलिटी, हिस्ट्री, सीटेट के लिए ये हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, कामदायक है, और ये अजीत सर पढ़ा रहे हैं फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म। अब 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, मानेर, प्राणहिता। उत्थान कहाँ से हुआ है? नासिक महाराष्ट्र से हुआ है गोदावरी नदी का उत्थान। गोदावरी नदी के और नाम हैं दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उसका आंसर है उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में बना है। पहले बोले थे इसे हैली नेशनल पार्क। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। इस पार्क जिम नेशनल या कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो 2, 3, 4 या 5, इसका आंसर तो नहीं दिया गया है। अब क्लास 1 विक्रांत त्यागी सर पढ़ाएंगे, और भूगोल, विश्व भूगोल, जियोग्राफी
उसमें क्या है, विश्व भूगोल में स्टैटिक जीके, ब्रह्मांड, सौर मंडल, पठार, माउंटेन रेंज, नदी, परियोजना, झील, हवाएं, प्रमुख स्थान, ज्वालामुखी। इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल में भारत की भौगोलिक स्थिति, हिमालय, पठार, प्लेटू, प्रायद्वीप, पेनिसुलर, नदियों, झीलों की परियोजना, एग्रीकल्चर, उद्योग, मिनरल, खनिज संसाधन, ट्रांसपोर्ट, सॉयल, प्रमुख शोध प्लेस। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ग्लोबल पर दो रेखाएं नॉर्थ से साउथ के बीच खींच दिया जाए, नॉर्थ से साउथ के बीच खींच दिया जाए। डबल वेस्ट से ईस्ट अक्षांश रेखा, वेस्ट से ईस्ट को लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश रेखा अल्टीट्यूड सीधा रखें, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश कॉल्ड एज इक्वेटर लाइन, और क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा, वेस्ट से साउथ ईस्ट खींची गई है। 1 डिग्री एक जगह का एग्जैक्ट पोजीशन अक्षांश और देशांतर रेखा से बताते हैं। यही सिग्निफिकेंस है प्यारे बच्चों। आप बोलते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, तो इसका यही फ़ायदा है, ठीक है प्यारे बच्चों। 90 डिग्री अक्षांश, तो ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से जाएंगे, ये है देखिए दूसरा है, इसके बाद ये वाला डिग्री बना, फिर ये डिग्री, ये वाली जो रेखा है ऐसे डिग्री कोड बनाई, फिर जो यहाँ पे रेखा जाएगी वो एकदम ऐसे सीधे बनाए, वो 90 डिग्री बनाएगी। तो यानी कि क्या है, अक्षांश रेखाएं जो है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। ये 1 डिग्री है। और 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब के 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला हिस्सा कॉल्ड एज उत्तरी गोलार्ध, और ऊपर वाली रेखा कॉल्ड एज उत्तरी अक्षांश। 180 डिग्री 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या प्लस 1 भूमध्य रेखा, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है, ठीक है। एक जो है भूमध्य रेखा भी है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक पॉइंट होते हैं। किसी भी पॉइंट के कभी कभी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 लेंगे, इसीलिए कभी कभी नॉर्थ साउथ पोल एक ही पॉइंट होते हैं, तो इसलिए कभी कभी 179 लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 181 ऑप्शन में लगाएंगे। ओके, दिस वाज अप टू 40 पेज। थैंक यू।